अरावली की पहाड़ियों की पड़ताल की, जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों अरावली का होना जरूरी है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान से हरियाणा तक अरावली पर सबसे बड़ी पड़ताल। अरावली पर न्यूज 18 इंडिया की सबसे विश्वसनीय ग्राउंड रिपोर्ट। अरावली की पहाड़ियों को लेकर इन दिनों देश भर में बवाल मचा है। अरावली पर्वतमाला को लेकर चल रही तरह तरह की चर्चाओं के बीच न्यूज 18 इंडिया ने राजस्थान से हरियाणा तक अरावली की पहाड़ियों की पड़ताल की और ये जानने की कोशिश की कि क्यों अरावली का होना जरूरी है और इसके लगातार कटान के भविष्य में क्या नुकसान हो सकते हैं। रेगिस्तान को हरियाली से दूर रखने के लिए जरूरी है अरावली। अरावली के कटाव से आबादी की तरह बढ़ रहा है रेगिस्तान। अरावली पर्वतमाला को लेकर पहाड़ों की नई परिभाषा पर बवाल इसलिए है क्योंकि अरावली ही वह प्राकृतिक दीवार है जो राजस्थान के थार रेगिस्तान को दिल्ली की ओर बढ़ने से रोकती है। जानकारों का कहना है कि अगर अरावली ना होती तो थार की रेत दिल्ली की दहलीज तक पहुंच चुकी होती। इस खतरे को समझने के लिए न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट अहम सबूत पेश करती है। अजमेर नागौर जिले की सीमा पर अरावली की पहाड़ियों की कटाई के बाद रेगिस्तान के रेत के टीले अरावली को पार कर नागौर से आगे बढ़कर अजमेर की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में सामने आया कि करीब 5 साल पहले जयपुर अहमदाबाद हाईवे से पुष्कर बाईपास होते हुए नागौर को जोड़ने के लिए अरावली की पहाड़ी काटकर हाईवे बनाया गया। आज उसी कटान का नतीजा सामने है। हाईवे के एक तरफ कटी हुई पहाड़ियां और दूसरी तरफ रेत के पहाड़। विशेषज्ञ बताते हैं कि पुष्कर के पास ये पहाड़ियां रेगिस्तान के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा कवच थी। अरावली के उस पार नागौर से जैसलमेर तक 12 मरुस्थलीय जिले हैं, जबकि इस ओर अजमेर से अलवर तक 15 हरे भरे जिले। कटाव से न सिर्फ रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है बल्कि जैव विविधता और पूरे इकोसिस्टम पर भी असर पड़ रहा है। अलवर के रामगढ़ और सिरोही में भी ऊंची अरावली पहाड़ियों को कम ऊंचाई दिखाकर खनन की मंजूरी और अवैध खनन के आरोप है। पुष्कर में तो बुलडोजर से पहाड़ियों का स्थिति खतरे में बताया जा रहा है। इतिहासकारों और विशेषज्ञों की चेतावनी साफ है, अगर अरावली की कटाई का सिलसिला जारी रहा तो रेगिस्तान के दिल्ली तक पहुंचने का खतरा और गहराएगा। एक लेमैन की तरह से यदि 100 मीटर्स तक के पहाड़ों को काटने की अनुमति मिली तो इतना एक वो किया जा सकता है कि जो डेजर्ट के एक्सपांशन की रेट है 5 से 10 गुना हो जाएगी, क्योंकि बहुत तेजी से वो आएगा। विंड्स का डायरेक्शन पाकिस्तान से, अफगानिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ ये वाला रहता है, तो बहुत तेजी से एक्सपांशन होगा। अब दो ही हमारे पास इस एक्सपांशन को रोकने के तरीके हैं, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स और डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट की क्या कंडीशन है वो हम सबको पता है, और फॉरेस्ट के एक्सपांशन के लिमिटेशंस हैं। हरियाणा में भी अरावली के कटाव के दुष्प्रभाव। गायब हुई फरीदाबाद की धौज झील। अरावली में अवैध खनन का दुष्प्रभाव हरियाणा में भी उतना ही गंभीर है। फरीदाबाद की अरावली पर्वतमाला में मौजूद ऐतिहासिक धौज झील आज पूरी तरह गायब हो चुकी है। कभी ब्रिटिश गजेटियर में दर्ज इस झील में इतना पानी होता था कि चेक डैम और सिंचाई की पूरी व्यवस्था बनी थी। आखिर बार ये झील वर्ष 2003 में भरी थी, जब इसका जलस्तर 30 से 50 फीट तक था। आज हालात ये है कि ये झील की जगह महज जमीन का एक टुकड़ा रह गया है। लेक जो है वो 1800 की का जो पूरा दौर रहा है उसमें भी है। ब्रिटिश कालीन ये लेक रही है। ब्रिटिशर्स ने इस लेक के लिए काफी काम किया है और इसका खेती में इस्तेमाल करे जाने का प्लान भी इसका था, लेकिन मौजूदा तस्वीर ये है। सुनील जी हमारे साथ है। कितनी बड़ी ये लेक थी तकरीबन, और फरीदाबाद की क्या कहें कि सेकंड सबसे बड़ी लेक थी? हाँ, मतलब अगर हम देखो फरीदाबाद के हिसाब से देखें तो ये सेकंड सबसे बड़ी लेक थी। अगर हम पुराने जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से देखते हैं तो ब्रिटिश गजेटियर जो पब्लिश हुआ था लास्ट जो है 1885 में, अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश गजेटियर जो अरावली के इस पैच में जो दिल्ली गजेटियर है उन्होंने सारे नालों को जो है उनका जो सर्वे किया था, उनके असेसमेंट के अकॉर्डिंग ये 8 नंबर नाला था जो मांगर से निकल के आता था और इसका फ्लो इतना ज्यादा था कि ये आगे जाकर के कबूलपुर
काफ़ी दूर एक गांव है, वहां तक ये जाता था। और उन्होंने अपने उसमें रिकॉर्ड में मेंशन किया है कि जब ये नाला जो फुल फ्लड के साथ आता था तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है एरिया को जो है नुकसान पहुंचाता था। रिसर्चरों के मुताबिक खनन गतिविधियों ने झील के प्राकृतिक जल मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। ऊपर से स्टोन क्रशर प्लांट के लिए लगाए गए बड़े बड़े वाटर पंपों ने न सिर्फ झील का बचा कुचा पानी खींच लिया, बल्कि ग्राउंड वाटर रिजर्व भी बेहद नीचे चले गए। यही तस्वीर पाली पर्वत श्रृंखला में भी दिखती है, जहां नियमों की अनदेखी कर एक्विफर लेवल तक माइनिंग की गई, पानी निकालकर खनन जारी रखा गया, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर माइनिंग पर रोक लगानी पड़ी। ये माइनिंग इस लेवल तक की गई कि ग्राउंड वाटर जो है वो पूरा इस इलाके में यहाँ पर भर गया है। ये तस्वीरें आप इस पानी के चारों तरफ की देखेंगे तो आपको माइनिंग के जो निशान हैं वो साफ तौर पर दिखेंगे कि किस तरीके से पूरे पहाड़ पे यहाँ पर माइनिंग की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टमैटिक तरीके से नहीं की गई है। ये आप देखेंगे कि एक तरीका माइनिंग के लिए भी होता होगा, लेकिन ऊपर कहीं से कहीं खोदा हुआ है, उसके नीचे आप देखेंगे कि कोई सीरीज नजर नहीं आ रही है। और सुनील जी हैं हमारे साथ, मैं सुनील जी से यहाँ पर पूछती हूँ। सुनील जी, ये तस्वीर कब बदली? ये यहाँ पर इलीगल माइनिंग क्या यहाँ पर क्या चल रहा था? सो बेसिकली 90s में जब दिल्ली से शिफ्ट होकर के माइनिंग पहली बार जब इधर हुआ था तो ये फरीदाबाद की जो बेल्ट थी, खासकर सूरजकुंड से लेकर के और मांगर तक का जो एरिया था, इसमें जो है इन्होंने माइनिंग के पट्टे ऑप्शन किए थे। पहली बार जो ऑप्शन हुआ था वो बजरी के लिए माइनिंग के पट्टे हुए थे। ये जो एरियाज हैं ये प्राइमरी यूज किए गए थे बजरी के लिए, और बजरी खोदने के बाद में जब क्रेशर जोन आ गया तो यहाँ पे पत्थर की खुदाई भी शुरू हो गई। तो आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कि जो जिस तरीके से यहाँ जो जहाँ पे डेप्थ वाला जो एरिया जहाँ से ये एक्यूफर को पंचर किया गया है, ये बजरी वाला पोर्शन है जहाँ से बजरी निकाली गई है। और साइड में जो ये खड़ी खुदाई की है, इसमें जो है पत्थर निकालने के लिए फिर उसी माइनिंग को जो है एक्सटेंड करके फिर पत्थर भी उसी से निकालना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर राजस्थान से हरियाणा तक अरावली की कटाई और अवैध खनन ने दोनों प्रदेशों को फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। और अगर अब भी खनन रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इसके पर्यावरणीय और जल संकट के नतीजे दूरगामी और विनाशकारी साबित हो सकते हैं। तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली के मुद्दे पर कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से अरावली से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। कांग्रेस लोगों को बहकाने की बात करती है। अरे गहलोत साहब, जरा अपने पेपरों को देख लीजिए, अपने कर्मों को देख लीजिए। 2002-2003 में आपने क्या किया? आपने क्या परिभाषा बनाई? 9 और 10 में आपने क्या परिभाषा बनाई? अरे हम तो गिरिराज जी के भगत हैं, हम तो गिरिराज जी को पूछते हैं। आप चिंता मत करिए, आपने तो किस तरह से काम किया। 551 दिन हमारे साधु संतों ने धरना दिया। विजयदास बाबा की जो उन्होंने मृत्यु हो गई, उसके बाद भी आपने कुछ नहीं किया। हमने तो 5 में अगर बृहद 84 कोच की परिक्रमा खनन होता था, हमने वहां की लीजों को कैंसिल किया था। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह से जो हमारी अरावली है उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। कल भी मैंने कहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये लूट और झूठ की बात करते हैं, ये लोगों को बहकाने की बात करते हैं। इनके पास धरातल पर तो कुछ रहा नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली के मुद्दे पर बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार आंकड़ों की बाजीगरी कर राजस्थान के पर्यावरण और संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है। आप भी सुनिए। जी, कल मैंने क्वेश्चन किया था आपसे, आपने कोई जवाब तो दिया नहीं और काफी परिश्रम किया आपने। करीब 1 दर्जन ज्यादा मीडिया वालों बुला के आपने इंटरव्यू दिए। 6 पेज का आपका प्रेस नोट आपके मित्र राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ पर जारी किया। इसकी जरूरत क्या थी? अगर सच्चाई आपके साथ में है तो क्यों दिन भर आप लोगों ने मीडिया को बुला के प्रेशर किया? सीएम राजस्थान में जो है ये दबाव डाल रहा है मीडिया वालों पर, मैनेज कर रहा है मीडिया को कि आप एक इश्यू मत बनाओ इसको। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। देखिए, ये मामला है राजस्थान के फ्यूचर को लेकर के, इसीलिए जनता इससे जुड़ती जा रही है और स्वतः ही लोगों ने धरने प्रदर्शन शुरू कर दी। सवाल खड़े किए हैं और संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे के आरोप लगाए। इसके बाद जमकर सियासत हो रही है, ये रिपोर्ट देखिए।
से राहुल गांधी का सरकार पर हमला। चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम पर फिर उठाए सवाल। बीजेपी का पलटवार, अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से भारत की चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और देश की चुनावी व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां हैं। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उस ब्राजीलियन मॉडल का भी जिक्र किया जिसकी फोटो हरियाणा के वोटर लिस्ट में 22 बार पाई गई थी। Full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we are asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने बर्लिन में क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है, हमें भरोसा है कि ईवीएम में समस्या है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनाव में एक ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट किया। हरियाणा में एक महिला ने एक बूथ पर 200 वोट डाले। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी। इस दौरान उन्होंने संवैधानिक ढांचे पर पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा होने का आरोप लगाया। खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी का हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए धार्मिक ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के सभी दलों को आरएसएस से नफरत है। राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि खराब करते हैं। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। और इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही सोरोस जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उनके लोगों से मिलकर राहुल गांधी इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत के खिलाफ फैलाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस अपने आइडियोलॉजिकल पैटर्न जॉर्ज सोरोस के साथ इंडियन डेमोक्रेसी में अराजकता अशांति चाहती है। वो भारत की तरक्की नहीं बल्कि भारत में अस्थिरता चाहते हैं। बर्लिन में राहुल गांधी का दिया बयान अब दिल्ली की राजनीति में बड़ा सियासी संग्राम बन चुका है। तो वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार का इंतजार पिछले 1.5 दशक से किया जा रहा था, वह आखिरकार बीएमसी चुनाव की दहलीज पर हकीकत बन गया। सालों की सियासी कड़वाहट दूरियों को पीछे छोड़ते हुए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आ गए हैं। इस ऐतिहासिक महामिलन पर मुहर लगाते हुए शिवसेना सांसद संजय राउत ने दोनों भाइयों की एक साथ तस्वीर साझा की, जिसने महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में अब हलचल तेज कर दी है। मुंबई की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चला तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीएमसी की 227 सीटों को लेकर दोनों भाइयों के बीच लगभग सहमति बन चुकी है। सिर्फ 10 से 12 सीटों पर अभी बातचीत और मंथन जारी है। पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच काफी नजदीकियां देखी जा रही हैं। चाहे बाला साहेब ठाकरे का जन्मदिन हो या फिर दिवाली का त्योहार,
दोनों भाइयों और उनके परिवारों की मौजूदगी ने सियासी हलकों में चर्चा तेज कर दी। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बताया कि बुधवार को ठाकरे बंधु साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करेंगे। महाराष्ट्र की सियासत में यह गठबंधन तमाम दलों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने बताया कि यह गठबंधन महाराष्ट्र की सियासत को पूरी तरह से बदल देगा। तो इतना बड़ा अलायंस है, सिर्फ मुंबई का नहीं है, ठाणे है, कल्याण डोंबिवली है, नासिक है, पुणे है, मीरा भाईंदर है और भी जगह पे हो रहा है। तो दोनों के पास कार्यकर्ताओं की संख्या बड़ी है, तो सबको संभाल कर ये अलायंस बनेगा। किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में ये एक ऐतिहासिक अलायंस, हिस्टोरिक अलायंस हो रहा है। इधर उद्धव और राज ठाकरे की पार्टी के एक साथ मिलकर बीएमसी चुनाव लड़ने की खबर से शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना यूबीटी नेताओं के बीच जुबानी तकरार भी शुरू हो गई है। पूरी तैयारी से आगामी महानगर पालिका चुनाव को लड़ना है, जीतना है। 15 जनवरी को इसकी वोटिंग है और 16 को इसकी मतगणना जब होगी तो आप देखेंगे कि नतीजे उलट सकते हैं। 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हुए हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, फिर 2024 में विधानसभा के प्रदर्शन अच्छे नहीं रहे। अब 2025-26 में जब निकाय चुनाव और महानगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं तो हमें लग रहा है कि 19-20 इसमें हम जीतेंगे हारेंगे, यही होता है, यही राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन में होता है। लेकिन हमें उम्मीद है कि हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मुंबई का थोड़ा सा मुद्दा अलग है, मुंबई के जो माहौल है अलग है, ठाकरे साहब का ब्रांड अलग है, 30 साल से शिवसेना मुंबई में है, तो मुंबई को बाकी जगह से मत आकिए। मुंबई का शिवसेना का एक अलग संबंध रहा है, वो आपको वोटिंग में भी दिखेगा। संजय राउत मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और जैसे कि कहते हैं उम्मीद पे दुनिया कायम है। उनको ये तो समझ में आया होगा कि ठाकरे नाम पे वोट नहीं मिल रहे हैं, कोई सरनेम पे वोट नहीं मिल रहे हैं। वोट मिल रहा है तो सिर्फ अच्छे काम की वजह से जो एकनाथ जी शिंदे ने ज़मीनी स्तर पे किया। मुंबई हो, ठाणा हो, मीरा भाईंदर हो, कल्याण हो, डोंबिवली हो, नासिक हो, वहाँ सिर्फ भगवा 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 और महायुति के ही नेतृत्व में हम जीतेंगे। बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की साथ आने का इंतजार किया जा रहा है। मनसे और शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि लगभग 2 दशक बाद बाल ठाकरे के दोनों बच्चे एक साथ आने वाले हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में काफी हलचल देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए इसी